विद्यार्थियों नमस्कार, मैं इनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनके एग्जाम पास पर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। शुभ संध्या साथियों की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गागर में सागर सीरीज नंबर 4, क्योंकि ये संस्करण 5 है और चौथा संस्करण आप लोगों के लिए हम आज लेकर आए हैं। निश्चित रूप से परीक्षा उपयोगी होगा और बिना वक्त गवाए सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके लिए क्विज हम छोड़कर जाते हैं रोज, जो अंतिम रूप से जो क्विज क्वेश्चन है वो जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में भी कई विद्यार्थियों ने लिखा, उस प्रश्न को देखिए। डैश 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 एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना है। तो यहां पर देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को आप क्या करें, एक एक पॉइंट को वहां रखकर देखें। जब आप एक एक पॉइंट को वहां रखकर देखेंगे तो अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। तो यहां पर देखिए, बहुविध फसल खेती एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना है। हम ये कह सकते हैं कि इसे हम कह सकते हैं कि क्रॉप जो है वो अकॉर्डिंग टू मौसम हम लोग बदल बदल कर बोलते हैं, जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा, बहुविध फसल खेती। देखिए एसएससी जीडी में 25 जनवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में इस क्वेश्चन को प्रोजेक्ट किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, वन कृषि में मौसम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, सीढ़ीदार कृषि में भी मौसम के अनुसार अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, और खरीफ की फसल चूंकि पर्टिकुलर एक फसल का बात नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू मौसम हम क्रॉप की जो सिचुएशन है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे गेहूं बो रहे हैं रबी की फसल में, बाजरा बो रहे हैं खरीफ की फसल में। ठीक है, तो इस क्विज के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आज की सीरीज का। साथियों, उस स्थान को पहचानिए जहां उष्ण कटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर देखिए, उष्ण कटिबंधीय तूफान इस तरीके से ये अपने भारत की स्थिति है, और भारत में अगर हम बात करें तो इधर एक खाड़ी है जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र के अंदर चूंकि ये इंडियन ओशियन का पार्ट है, इंडियन ओशियन के अंतर्गत यहां पर ध्यान दीजिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं? पैदा होते हैं। तो देखिए, प्रशांत महासागर में यहां पर नहीं होंगे क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति उसकी नहीं है। आर्कटिक महासागर ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत है। अरब सागर और प्रशांत ये भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। आपने देखा होगा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत में इस तरीके से बंगाल की खाड़ी से उठकर पूर्वी तट को सीधे तौर पर हिंट करते हैं। राइट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गादित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उद्गादित हो सकते हैं, क्या कहते हैं? यानी वर्तमान में उद्गारित नहीं हो रहा है, उनसे लावा नहीं निकल रहा है, लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना है। देखिए, विलुप्त, विलुप्त का मतलब तो मृत होता है, जो कभी उद्गार उनसे लावा कभी निकलेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। सक्रिय, जिनसे निकलता रहता है लावा कंटिन्यू रूप से। प्रसुप्त, इसी को हम कहते हैं सुसुप्त, और ये देखिए सर्वाधिक विनाशक होते हैं। जैसे आप किसी सोते हुए व्यक्ति को, अगर मान लीजिए किसी सोते हुए व्यक्ति को जगा दोगे तो उसे गुस्सा आएगा, इसलिए ये प्रसुप्त या सुसुप्त का मतलब सोए हुआ ज्वालामुखी से है। राइट, तो अब तो लावा नहीं निकल रहा है लेकिन भविष्य में कभी भी निकल सकता है। लेकिन विलुप्त में अब भी लावा नहीं निकल रहा है और भविष्य में भी लावा नहीं निकलेगा। सक्रिय में क्या होता है? कंटिन्यू रूप से लावा निकलता रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसुप्त। या अब यहां पर देखिए, इंडिया की बात करें, भारत में 2 ज्वालामुखी है। भारत में एक ज्वालामुखी का नाम क्या है? एक का नाम है यहां पर देखिए नारकोंडम। तो नारकोंडम कैसा है? नारकोंडम सुषुप्त है। सुषुप्त का मतलब सोया हुआ, या इसे प्रसुप्त भी कह सकते हैं। अंडमान निकोबार में आता है, क्योंकि भारत में 2 ही ज्वालामुखी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दूसरा देखिए बैरन, बैरन द्वीप पर बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, और ये कैसा ज्वालामुखी है साथियों? ये सक्रिय ज्वालामुखी है। राइट, कैसा है? सक्रिय। तो भारत में 2 प्रमुख ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक नारकोंडम सुसुप्त या प्रसुप्त, और बैरन कैसा है? सक्रिय। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं? देखिए, नदी आ रही है, ऊपर से आ रही है, पहाड़ी क्षेत्र से जब ऊपर से नदी आएगी तो रोकने के लिए डैम बनाते हैं, और डैम का मतलब बांध बनाते हैं, और पीछे क्या बन जाएगा? जलाशय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़ी क्षेत्र। इजी रहेगा वहां पर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में उत्पन्न होते हैं? देखिए, भूकंप
की बात करें तो ये धरातल है, ठीक है। और धरातल यानी भूगर्भ में यहां से भूकंप उत्पादित होता है, और भूकंप जब उत्पादित होता है तो यहां पर हिंट करता है। अब इस बात को आप थोड़ा सा देखिए, यहां से जहां से भूकंप उत्पादित हुआ है वह स्थान कहलाता है फोकस, ठीक है। क्या कहलाता है? फोकस। इसे ही कहते हैं हाइपोसेंटर, ठीक है, हाइपोसेंटर, आप इंग्लिश में याद रखिए। और जहां सबसे पहले 90 डिग्री के एंगल में ऊपर जहां हिंट करता है उसे कहता है भूकंप केंद्र, ठीक है, या भूकंप का ये भूकंप केंद्र है। और इसमें आप ये देखिए इंग्लिश में याद रखिए, इसे कहते हैं इपी सेंटर, राइट, इपी सेंटर। और एक बात और ध्यान रखिए, भूकंपों का देश किसे कहते हैं? भूकंपों का देश जापान, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर जापान। तो धरती के नीचे से जहां भूकंप उत्पन्न होता है उस स्थान को कहते हैं फोकस, हाइपोसेंटर। सबसे पहले धरातल पर 90 डिग्री के एंगल पर जहां उसका केंद्र बनता है, जहां पहला झटका लगता है, वह कहलाता है भूकंप केंद्र। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपी सेंटर। इंग्लिश याद रखिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थल मंडल, ठीक है, स्थल मंडल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश कारण होती है। हम पहले भी कई वीडियोस में बता चुके हैं, ये भारत है, यहां पर एक तट है और इस तट का नाम क्या है? कोरोमंडल। कोरोमंडल तट 2 राज्यों में फैला है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और सर्दियों में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। लौटता हुआ मानसून का मतलब ये भारत का उत्तर है और ये भारत का पूर्व है। उत्तर पूर्व से पवने वापस लौट रही है, मानसूनी पवने, तो इसमें क्या आ जाएगा? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करता है। लौटता हुआ मानसून भारत में कोरोमंडल तट पर क्या करता है? बारिश। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है? कंफ्यूज होता है, ऊपर से नदी आती है, सबसे ऊपर से सिंधु तिब्बत से निकलती है, फिर एक नदी यहां पर है झेलम, झेलम के नीचे दूसरी नदी यहां से इस तरीके से आकर सिंधु में मिल जाती है। इस नदी का नाम है चेनाब, ठीक है, चेनाब। तो चेनाब में, और चेनाब में दूसरी नदी मिलती है रावी, राइट। उसके बाद में एक व्यास नदी है और ऊपर से तिब्बत से एक नदी आती है सतलज, और सतलज भी इसमें मिल जाती है, ये सतलज है, ठीक है। ये कौन सी है? व्यास है। ये नदियों का क्रम है, 6 नदी है, क्रम से है, आप देख लीजिए। और सबसे बड़ी अगर सहायक नदी की बात करूं तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? चेनाब, राइट आंसर होगा चेनाब। ये ध्यान रखिए, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सतलज सबसे लंबी सहायक नदी है सिंधु की, नहीं है। सिंधु नदी को पाकिस्तान की लाइफ लाइन भी कहते हैं और सिंधु नदी को इंडस भी कहते हैं। इसी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई, सिंधु घाटी सभ्यता, राइट। और सिंधु घाटी सभ्यता है पूर्णतः, ये मान के चलिए, इन नदियों का अगर प्रवाह देखें तो पाकिस्तान में जाकर सभी मिल जाती है। व्यास नदी एक ऐसी है जो सतलज में भारत में मिलती है। और ये बात ध्यान रखिए, यहां पर एक दोआब बनेगा, विश्व दोआब, वो पूर्णतः भारत में स्थित दोआब है, ठीक है। 5 नदियों का संगम पर बसा राज्य पंजाब। 2 नदियों के बीच के स्थान को कहते हैं दोआब। क्वेश्चन नंबर 7, रबी फसलों की खेती में निम्नलिखित में से क्या सहायक होता है? साथियों, मैंने कल भी कहा, रबी 2 अक्षर से बना है, इसलिए गेहूं भी 2 अक्षर से बना है। गेहूं के साथ जो फसल बोई जाएगी, चाहे चना हो, चाहे सरसों हो, चाहे मटर हो, चाहे यहां पर जो हो, ये सभी फसल किसकी है? ये रबी की फसलें। खरीफ की बात करिए, खरीफ में कितने अक्षर हैं? 3 हैं। तो बाजरे में कितने अक्षर हैं? 3 हैं। तो बाजरे के साथ जो भी फसल होगी, चाहे वो कपास की है, चाहे अरहर की है, या ध्यान से देखिएगा बाजरा है, चाहे यहां पर ज्वार, तो इस प्रकार की ये जो होंगी वो किसकी हो जाएगी? वो हो जाएगी खरीफ की फसल। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये शब्द देखिए इस पर महावट, इसलिए ये शब्द होता है महावट। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं महावट को। साथियों, इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, भूमध्य सागरीय चक्रवात, क्योंकि ये उठती कहां से है? ये पूरी तरीके से भूमध्य सागर से। ये अपना भारत है और यहां से भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, यहां से तूफान उठते हैं और भारत में हिमालय को टकराते हुए ऊपर पंजाब, हरियाणा और ये कह सकते हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बारिश करती है। इसी महावट को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं गोल्डन ड्रॉप्स,
ठीक है। गोल्डन ड्रॉप्स का मतलब होता है स्वर्णिम बूंदे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि रबी की फसल के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। सैवराय पहाड़ियां और जावड़ी, ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन आया था वो गलत था। यहां पर देखिए ये जवादी है, जवादी की पहाड़ियां स्थित है। साथियों इस तरीके से भारत को देखिए, प्रायद्वीपीय भारत को, यहां पर एक राज्य है तमिलनाडु, वहां दो पहाड़ियां हैं। एक पहाड़ी का नाम है सेवराई की पहाड़ी और एक का नाम है जवादी की पहाड़ी। साथियों दोनों ही ये तमिलनाडु राज्य में है और किस घाट पर है, पूर्वी घाट पर है। किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए, ठीक है, राइट। तो यहां पर लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंपल सा है, ये पूर्वी घाट है और पूर्वी घाट के किधर है, तो यहां पर देख लीजिएगा पूर्वी घाट के किधर होगी, दक्षिण पूर्व में, ठीक है। तो पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट है। पश्चिम घाट का तो ऑप्शन ही काट दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर, पृथ्वी की सबसे बाहरी, इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए, परत कौन सी है जो भूपर्परिटी तथा ऊपरी मेंटल से बनी है। क्या बात है, बड़ा गजब का क्वेश्चन दिया। इस प्रश्न को समझने के लिए मैं थोड़ी देर आपसे ले रहा हूं। यहां पर देखिए ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी का सबसे ऊपर का पार्ट ये कहलाता है क्रस्ट। साथियों क्रस्ट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, भूपर्परिटी, ठीक है। और इसके बीच में दूसरा पार्ट यहां पर कहलाता है मेंटल और तीसरा पार्ट कहलाता है कोर, CORE, कोर। तो अब देखिए कोर के भी दो टुकड़े हो गए। यहां पर ये देखिए ये वाला पार्ट OC और ये IC, यानी ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है। मेंटल के भी दो पार्ट है, UM और LM, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इस क्रस्ट के भी दो पार्ट हैं, UC और LC, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ठीक है। तो यहां पर देखिए उसने कहा सबसे बाह्य परत भूपर्परिटी, और भूपर्परिटी का मतलब सीधा और साफ है जिसके ऊपर हम बैठे हैं, यानी वो धरातल है और ये स्थल मंडल है। तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, स्थल मंडल। एक चीज और, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे क्योंकि जीडी से संबंधित विद्यार्थी है तो इनको थोड़ा समझने में हो सकता है वक्त लगे। ये ऊपर का पार्ट कहलाता है शियाल, दूसरा भाग कहलाता है सीमा और तीसरा पार्ट कहलाता है निफेक, ठीक है। SI प्लस Mg सिलिका प्लस मैग्नीशियम, SI प्लस Al सिलिका प्लस एल्युमिनियम और निकिल प्लस Ni प्लस Fe निकिल और फेरिस, ये तीन है, ठीक है, राइट। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि उत्पाद है। तो देखिए पानी कृषि उत्पाद नहीं है, मशीन भी नहीं है, हवा भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, फसल है। बहुत सरल प्रश्न है। जब इस प्रकार के प्रश्न पुरानी परीक्षाओं में आए 2023 में, तो बच्चे सोच रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या। बड़ा सिंपल सा है, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन विद्यार्थियों ऐसा ही होगा। मैं कहते आया हूं ये SSC GD का पेपर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लगे रहिए तैयारी में, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, अरंडी के बीजों में क्या भिन्न है। ये क्वेश्चन 3 शिफ्ट में रिपीट हो गया। आप देखिए लगातार बैक टू बैक, महावट 3 बार शिफ्ट में रिपीट हुआ और ये भी 3 बार रिपीट हुआ। इसका मतलब साफ है क्वेश्चन हर पारी में रिपीट हो रहा है। ये नॉर्मलाइजेशन से बचने की प्रक्रिया है साथियों। तो ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। जायद की फसल तो है ही नहीं, ठीक है, रबी की फसल है, लेकिन ध्यान रखिए वो खरीफ की भी है, तो वो रबी की भी है और खरीफ की, अरंडी के दोनों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड इसलिए रख रहे हैं क्योंकि सिंपली टाइम को बचाना है। किस ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें भारत में प्रबल होती है। देखिए एक बात तो हमेशा तय मान के चलिए, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की बात कर रहा है, ये हमारी पृथ्वी है। यहां पर मैं पहले भी कह चुका हूं 0 डिग्री से लेकर ऊपर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। इट मींस जो सेंट्रल पॉइंट है, ये पार्ट है, ये ITCZ कहलाता है। ऊपर देखिए ये 30 से 35 डिग्री नॉर्थ वाला पार्ट है, और जब यहां भी नीचे भी आप देखेंगे तो ये 30 से 35 डिग्री, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ। वैसे आज मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये दिखाऊंगा, बड़े गजब से आप इसको समझ पाएंगे, लेकिन चूंकि यहां समय नहीं है इसलिए आप यहां सिर्फ इतना सा समझिए, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें तो इस गोलार्ध में ऐसे चलेंगी, ठीक है। ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है। तो यहां पर देखिए क्या, जब अपने भारत की बात करें तो अपना भारत यहां पर है,
ठीक है, यही भारत है भाई, सिंपल सी बात है, इंडिया है। और जब लौटेगी ये पवने, शीत ऋतु के अंदर लौटता हुआ मानसून इस तरीके से आता है, इसका मतलब उत्तर पूर्वी पवने भारत में कब प्रबल होंगी? शीत ऋतु में। एक बात नोटिस करिए, जब पछुआ पवने तो इधर से चलती हैं दक्षिण पश्चिम से, जब भारत में मानसून एंट्री करता है तो ऋतु ग्रीष्म होती है, उस समय कैसी होती है? दक्षिण पश्चिम होती है। बहुत सरल सवाल है, लेकिन इसका एक वीडियो बड़ा गजब का, जो आप जिंदगी में पहली बार पढ़ पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 13 नंबर, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे छोटा राज्य गोवा। दो ही जिले आते हैं यहां पर, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। देखिए दो ही जिले हैं गोवा के अंदर, छोटा सा है, तटीय राज्य है। जनसंख्यात्मक रूप से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है? ये देखिए बहुत गजब का क्वेश्चन है। रबी कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। काटी कब जाती है? फेब और मार्च के अंदर, या मार्च अप्रैल भी कह सकते हैं साथियों। यहां पर खरीफ की बात कर लीजिए, कब बोई जाती है? ये जून के अंदर बोई जाती है। और काटी कब जाती है? सितंबर अक्टूबर के अंदर। लेकिन जायद कब बोई जाती है? मार्च या अप्रैल। और काटी कब जाती है? तो जून के अंदर इसको काट लिया जाता है। जायद का मतलब तरबूज, खरबूज, ककड़ी एटसेट्रा, ये कह सकते हैं ज्वार। एक ज्वार को वैसे खरीफ में भी लेते हैं, लेकिन एक जनरली जायद में उसको इंक्लूड कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। अकॉर्डिंग टू एरिया ये चेंज सिचुएशंस होती है, तो ये जायद इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर, उत्तर पूर्वी पवने कहां से उत्पन्न होती है? वही जो बात मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि यहां पर देखिए उत्तर पूर्वी, ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ये 5 डिग्री वाला वही पार्ट है। अगर यहां पर देखेंगे ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये जो सेक्टर है बीच का ये कहलाता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इट मींस अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र। अब देखिए 30 से 35, 60 से 65 और 85 टू 90 डिग्री, राइट, ये नॉर्थ है। ठीक वैसा ही 30 से 35, 60 से 65 और 85 टू डिग्री 90 डिग्री साउथ। तो ये 30 से 35, चूंकि एक बात को ध्यान में रखिए, साउथ का मतलब दक्षिणी गोलार्ध होता है, तो यहां तो अपनी ज्यादा दिक्कत है ही नहीं। ठीक वैसी कंडीशन वहां पर है। अब चूंकि बात किसकी कर रहा है? उत्तर पूर्वी पवनों की कर रहा है, तो यहां पर हम देख लेते हैं पछुआ पवने तो इस तरीके से चलती हैं, क्योंकि पछुआ का मतलब सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं उनका संबंध सीधा कहां से है? पश्चिम से। लेकिन जहां पूर्वी पवनों की बात आ जाए तो वहां थोड़ा सा आपको देखना है। देखिए व्यापारिक पवने इस तरीके से चलती हैं, पछुआ पवने इस तरीके से चलती है, और ये पवने इस तरीके से ध्रुवीय पवने, ये पछुआ पवने होती है, ये ध्रुवीय पवने होती है, ये व्यापारिक। अब उत्तर पूर्वी देखिए ये लो प्रेशर बेल्ट है, लो हाई, ट्रैक्टर में गियर होता है, आपने देखा होगा। सबसे पहले क्या करना है? बीच में लो ले लीजिए, लो हाई। तो अब यहां पर हाई है, नीचे भी वही, लो के बाद में हाई, लो के बाद में हाई। अब यहां देखिए, आप यहां भी देखेंगे तो ये ऐसे चलेंगी, तो ये तो दक्षिण पूर्वी हो गई, ये तो हो ही नहीं सकती भाई, इधर सकते। और ये चलेंगी तो वो फिर उत्तर पश्चिमी हो गई, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। तो यहां तो बात नहीं, ये पवने होंगी। तो यहां पर देखिए उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी होनी चाहिए, जो उसका उत्तर होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय निम्न, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो गलती नहीं करनी है, इसका राइट आंसर सीधे तौर पर दक्षिणी गोलार्ध का तो क्रॉस ही मार दीजिए। उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से कहां चलती है? ITCZ। साथियों यहां पर C नंबर क्वेश्चन इज राइट, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, देवप्रयाग भागीरथी नदी से मिलता है। यहां पर देखिए ये भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी के ऊपर यहां पर इसकी सहायक नदी है अलकनंदा। ध्यान रखिए अलकनंदा मिलती है टिहरी, यूके, उत्तराखंड। यहां बनता है क्या? देवप्रयाग। और देवप्रयाग से भागीरथी नदी मैदानी क्षेत्र की ओर बढ़ती है, क्या कहलाती है? गंगा। पीछे डैम बनता है आगे चलकर इसी नदी के ऊपर, टिहरी डैम, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा पर क्या बनता है? देवप्रयाग बनता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? इस बात पर थोड़ा सा गौर करिए। इंटरनेशनल वाटरवेज की बात हो रही है, इंटरनेशनल की बात नहीं है। इट मीन सीधा सा है, इस्पात प्राधिकरण। ये तो सर, ये तो सेल के बारे में कह रहा है। सेल भेल गेल, इट महारत्न कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। तो सेल का संबंध तो हो ही नहीं सकता जलमार्ग से, इम्पॉसिबल। ये ऑप्शन तो बिल्कुल बाहर फेंक दीजिए। विमानन, भारतीय विमान पतन प्राधिकरण, इट मींस एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका सीधा संबंध है ही नहीं, इसको भी बाहर फेंक दीजिए। यहां पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका तो कोई संबंध नहीं है, तो एक ऑप्शन ही बच गया। ये सबसे सरल उत्तर मानता हूं मैं। अगर आप जनरली पढ़ते होंगे तो इसका सीधा उत्तर है सी। देखिए, ये 1 फरवरी 2023 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं तब कहता हूं कि ज्यादा उलझ फेर में नहीं पढ़ना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आना है। एसएससी जीडी कोई एक बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है, डिपेंड करता है आपकी स्टडी पॉइंट क्या है, व्यू ऑफ पॉइंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में डैश 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 की उपलब्धता रवि की फसलों की सफलता में मददगार। क्या बात है, ये तो इतिहास रहा। मुझे याद है राजस्थान पुलिस का 2017 से पहले 10 बार पेपर हुआ और 10 बार के 10 बार क्वेश्चन आया मावट का। बस वही ले देकर मावट बसती है, और ये चौथी शिफ्ट है जिसमें मावट का क्वेश्चन पूछ रहा है। और एसएससी जीडी में अब की साल भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मावट क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात है जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, भूमध्य चक्रवात भी कहते हैं, इन्हें समशीतोष्ण चक्रवात भी कहते हैं। और सीधा हिंट करते हैं हिमालय को, हिमालय की ऊंचाई अधिक है, टकरा कर टर्न लेता है, साइक्लोन बनता है, और जम्मू कश्मीर में होती है बर्फबारी, पंजाब के अंदर होती है बारिश, और यहां पर देखिए पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इट मींस यहां पर देखिए वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान सीधे तौर पर इस प्रकार की वर्षा प्राप्त करता है। आज से 4 दिन पहले भी हो रही थी बारिश, और इसे ही कहा जाता है महावट। और महावट, ये वर्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महावट किस फसल के लिए लाभदायक है? रबी के लिए। तो सो वी कैन से गोल्डन ड्रॉप्स, इसको हम क्या कह सकते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स कह सकते हैं। तो ये देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार एक विद्यार्थी मुझसे पूछ रहा था कि सब पाकिस्तान में भी महावट होती है क्या? तो भाई हमने कोई इंद्र देवता कह तो न रखा है कि यार एक काम कर, महावट अब मत हो, पाकिस्तान की बाउंड्री आ गई है। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? तो यहां पर उसने पूछा है अपघटन का दूसरा चरण कौन सा है। ठीक है, ये एक सही प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निच्छालन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न है, लेकिन चलते चलते क्यूज क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे। लेकिन इस प्रश्न को देखिए, डैश डैश डैश, मैं कह रहा हूं जब भी डैश डैश आए तो चारों ऑप्शन को फिट करके देखिए। सबसे पहले देख लेते हैं चावल, फिट करके देखिए। चावल एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह खरीफ की फसल है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसका राइट आंसर है ही नहीं। ठीक है साथियों, गरीब की रोटी ज्वार को कहा जाता है। वैसे मक्का की जहां तक बात आएगी, लेकिन जूट, तो जूट की अगर हम बात करें तो फिर खाद्य फसल नहीं है, इसलिए यहां पर देखिए उसने तो लिखा है भोजन, क्योंकि जूट का तो भोजन में उपयोग ही नहीं होता। सिंपल सी बात है, जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? पश्चिम बंगाल। इसे भी गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर, इट मीन स्वर्णिम रेशा। दूसरा देखिए मक्का, तो मक्का एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे, यस, भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है मक्के का। और एक बात और है, ये आप सोच रहे हो सर गेहूं भी तो है, यू आर राइट, बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन खरीफ की फसल का है। आप यहां पर देखिए, ये शब्द पर गौर करिए, जबकि गेहूं कैसी फसल है? रबी की फसल है, तो ये कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। बच्चा क्या करता है? ऑप्शन देखा, टेक दिया गेहूं, कि साहब गेहूं का चारा भी होता है और फसल भी होती है। सही हो ही नहीं सकता यार। खरीफ में 3 अक्षर, बाजरे में 3 अक्षर, रबी में 2 अक्षर, गेहूं में 2 अक्षर, दोनों के साथ जो हो जाती है वो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मक्का। तो ये तो हो ही नहीं रहे थे, क्योंकि चावल, और यहां पर देखिए आप सोच रहे हो सर चावल की भूसी भी तो काम आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, यूपी में उसको प्यार कहते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो लेकिन यहां पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मक्का हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है।
और साथियों आज का क्यूज क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर जो कल के लिए छोड़कर जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखिएगा। यहां पर देखिए, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। चलते चलते बता देता हूं कि पश्चिम बंगाल भारत का एक राज्य है और सीधे तौर पर यह बंगाल की खाड़ी को टच करता है। और बड़े गजब की बात तो यह भी है कि यह नेपाल से भी अपनी सीमा बनाता है। खैर, यहां पर उस प्रश्न को देखिए, सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखिएगा। अब हम आपसे लेते हैं विदा। अब जय हिंद, जय भारत। साथियों, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट 5 नंबर सीरीज के साथ।